हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी जीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास एएफएम सब्जेक्ट का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक मैनर में एएफएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल हैं। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से। वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKD। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग एएफएम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का देखो क्या है, विच ऑफ दिस इज अ टाइप ऑफ जर्नल एंट्री। इसमें से कौन सी हमारी यहाँ पर जर्नल एंट्री की टाइप होती है। ठीक है, सबसे पहले जर्नल एंट्री है क्या उसका यहाँ पर मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो अकाउंटिंग के अंदर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए हम जर्नल एंट्री जो है वो पास करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग के अंदर हम ट्रांजेक्शन्स को सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करते हैं, और सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करने के लिए हमें हर ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री जो है वो पास करने की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे एग्जाम्पल दे, आपने यहाँ पर वेजेस पे की, ठीक है, तो आप सीधा नहीं लिख दोगे कि वेजेस 10,000, ऐसा नहीं लिखोगे, आप प्रॉपर जर्नल एंट्री पास करोगे। जैसे कि वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो ये जो हमारी एंट्री बनी है इसी को हम क्या कहते हैं, जर्नल एंट्री कहते हैं। अब इसको जर्नल एंट्री क्यों कहते हैं, देखो सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन होती है वो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल बुक में। कहाँ पे, जर्नल बुक में, इसीलिए हम इसको जर्नल एंट्री कहते हैं। अब जो जर्नल एंट्री होती है वो बेसिकली दो टाइप की होती है। पहली होती है सिंपल जर्नल एंट्री, दूसरी होती है कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी, यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अब ये दोनों टाइप है क्या, तो पहले बात करते हैं सिंपल जर्नल एंट्री। सिंपल जर्नल एंट्री ऐसी जर्नल एंट्री होती है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें से एक अकाउंट होता है डेबिट, दूसरा अकाउंट होता है क्रेडिट। जैसे एग्जाम्पल दे, आपने यहाँ पर वेजेस पे किए 10,000 रुपीज के, ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू हमारा कैश अकाउंट, कितने से 10,000। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे जर्नल एंट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक है वेजेस अकाउंट और एक है कैश अकाउंट। तो ये जर्नल एंट्री हमारी क्या कहलाएगी, सिंपल जर्नल एंट्री। ठीक है, उसके बाद है कंपाउंड जर्नल एंट्री। कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होती है, ऐसी जर्नल एंट्री जिसके अंदर दो से ज्यादा अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, जिसके अंदर दो से ज्यादा अकाउंट डेबिट होते हैं या फिर क्रेडिट होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो, यहाँ पर हमने यहाँ पर वेजेस पे किए और हमने यहाँ पर सैलरीज पे की। ठीक है, सबसे पहले वेजेस आपने 10,000 के पे किए, तो वेजेस अकाउंट को आप कर दोगे डेबिट 10,000 से। उसके बाद आपने यहाँ पर सैलरीज पे किए, मान के चलो वो भी 10,000 के, तो ये भी 10,000 के। उसके बाद क्या, कैसे पे किया, कैश पे किया, तो ये हमारा 20,000 से क्रेडिट हो जाएगा। तो इस जनरल एंट्री के अंदर देखो क्या है कि हमारा जो वेजेस अकाउंट है और सैलरीज अकाउंट है और कैश अकाउंट है, तीन अकाउंट यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो इस तरह की जनरल एंट्री को हम क्या कहेंगे, कंपाउंड जनरल एंट्री, जिसके अंदर दो से ज्यादा अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, दो या दो से ज्यादा अकाउंट डेबिट होंगे और दूसरा अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा, और इसका उल्टा भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस इज अ कंपाउंड जर्नल एंट्री। इसमें से कौन सी हमारी यहाँ पर कंपाउंड जर्नल एंट्री है। तो मीनिंग मैंने आपको बताया ही हुआ है कि अगर किसी जर्नल एंट्री के अंदर दो से ज्यादा अकाउंट इन्वॉल्व है तो वो हमारा कंपाउंड जर्नल एंट्री होता है। तो हम इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे और देखेंगे कि कितने अकाउंट यहाँ पर इन्वॉल्व है। सबसे पहले देखो, कैश इन्वेस्टेड बाय ऑनर टू स्टार्ट अ बिजनेस। ठीक है, सबसे पहले ऑनर ने यहाँ पर कैश इन्वेस्ट किया है, तो कैश अकाउंट हमारा हो जाएगा डेबिट, कितने से हो जाएगा, 5 लाख रुपए से। ठीक है, और हमारा ऑनर का पैसा है तो कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने अकाउंट इन्वॉल्व है, सिर्फ और सिर्फ दो। तो ये क्या है, हमारा सिंपल जर्नल एंट्री। ठीक है, उसके बाद दूसरी देखो क्या है, फर्नीचर परचेज फ्रॉम राहुल, कैश पे 20,000। तो हमने राहुल से फर्नीचर परचेज किया है, तो फर्नीचर अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेबिट हो जाएगा।
ठीक है, और कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी दो अकाउंट है, तो ये भी सिंपल जनरल एंट्री होगी। मशीनरी परचेज फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट, तो यहाँ पर हमारा मशीनरी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और क्रेडिट पे खरीदा है तो यहाँ पर मोहन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी दो अकाउंट है, तो ये भी हमारा सिंपल जनरल एंट्री है। लास्ट ऑप्शन की देखें तो गुड्स हमने परचेज किया मोहन से 20,000 रुपए की, कैश डिस्काउंट हमें मिला है 5% का। तो सबसे पहले अगर हम बात करें परचेज की, तो परचेज अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, कितनी अमाउंट से करेंगे, 20,000 रुपीज से। ठीक है, उसके बाद हमने कैश में जब पेमेंट की तो हमें डिस्काउंट मिल गया 5% का। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है, कितने से, यहाँ पर 5% का जो डिस्काउंट है वो हमें पहले यहाँ पर कम करना है। तो 5% का डिस्काउंट हमारा कितना होगा, 10% हमारा 2,000 हो गया, 5% 1,000 रुपए हो गया। तो यानी कि आपने टोटल कितना पैसा पे किया, सिर्फ और सिर्फ 19,000 रुपए। उसके बाद हमारा कैश डिस्काउंट है, तो हम डिस्काउंट अकाउंट को भी यहाँ पर क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, कितने से कर देंगे, 1,000 रुपए से। तो यहाँ पर आप देखो क्या है कि तीन अकाउंट इन्वॉल्व है, एक अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है, दो अकाउंट हमारे क्रेडिट हो रहे हैं, तो ये कंपाउंड जर्नल एंट्री है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ दिस इज अ टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट, इसमें से कौन सी हमारी यहाँ पर पर्सनल अकाउंट की टाइप होती है। सबसे पहले अकाउंट क्या होता है उसका मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग का जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है क्लासिफिकेशन। क्या होता है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमने एंट्रीज यहाँ पर की है जर्नल के अंदर, जर्नल के अंदर उसको उठाकर हम यहाँ पर क्लासिफाई कर देते हैं, उसको अलग अलग कर देते हैं। जैसे कि कैश की ट्रांजेक्शन है तो हमने क्या किया, कैश अकाउंट ओपन किया और उसमें सारी की सारी कैश ट्रांजेक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड कर ली। पहले हमने क्या किया है, जर्नल बुक में जो जो ट्रांजेक्शन हो रही है, जैसे कैश की है, क्रेडिट की है, परचेज की है, सेल की, एक साथ रिकॉर्ड की। पर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, जो यहाँ पर हमारी अलग अलग ट्रांजेक्शन है उसको हमने अलग अलग कर दिया, क्लासीफाई कर दिया। ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया, एक अलग से अकाउंट ओपन किया। जैसे कैश है तो कैश के लिए हमने अलग से अकाउंट ओपन किया, उसमें कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है उनको हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, तो अकाउंट बेसिकली, अकाउंट के अंदर हम लोग किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का एक प्रॉपर रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करके रखते हैं, किसी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, किसी भी एसेट, किसी भी पर्सन के रिगार्डिंग। ठीक है, अब अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो जितने भी हमारे अकाउंट्स यूज किए जाते हैं अकाउंटिंग के अंदर, उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट और एक होता है हमारा इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, जब भी अकाउंटिंग के अंदर आप किसी पर्सन का अकाउंट ओपन करते हो, यानी कि एक ऐसा अकाउंट जो कि किसी पर्सन के साथ रिलेटेड है, तो वो हमारा पर्सनल अकाउंट कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो, आपने यहाँ पर राम का अकाउंट ओपन किया, तो ये किसी पर्सन का अकाउंट है, किसी पर्सन को शो कर रहा है, तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। इम्पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट्स होते हैं जो कि किसी पर्सन के साथ रिलेटेड नहीं होते। जैसे बिजनेस के अंदर हमारी एसेट्स भी होती हैं, जैसे कि हमारी मशीनरी हो गई है ना, हमारी यहाँ पर बिल्डिंग हो गई, साथ के साथ हमारे कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं, जैसे कि वेजेस हो गए, सैलरीज हो गए। तो जब हम इनका अकाउंट ओपन करते हैं जो कि किसी पर्सन के साथ रिलेटेड नहीं है, तो वो हमारा इम्पर्सनल अकाउंट जो है वो कहलाता है। हमारा जो क्वेश्चन था वो रिलेटेड था कि इनमें से कौन सी हमारी पर्सनल अकाउंट की टाइप है। तो पर्सनल अकाउंट का मतलब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ये जो पर्सनल अकाउंट होता है ना, इसको फर्दर हम थ्री टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो पर्सनल अकाउंट है उसको फर्दर हम थ्री टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो कि एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग का होता है। जैसे कि यहाँ पर नॉर्मल कोई राम पर्सन है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, इसको गॉड ने क्रिएट किया है। तो अगर आप राम का अकाउंट ओपन करते हो तो वो हमारा क्या कहलाएगा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब हमारे कुछ आर्टिफिशियल पर्सन भी होते हैं, जैसे कि कंपनीज। ठीक है, जो कंपनीज होती हैं वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जिसको लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है, और इसके पास भी यहाँ पर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के जैसे खुद के राइट्स होते हैं, ये खुद अपना डिसीजन जो है वो ले सकता है। ठीक है, तो अगर आप किसी कंपनी का अकाउंट ओपन करते हो, जैसे अगर आपने यहाँ पर राम एंड सन्स नाम की कंपनी ओपन की और इसका अकाउंट आपने ओपन किया, तो ये एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग नहीं है पर एक पर्सन है। कौन सा पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है। तो इसको हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ऐसे अकाउंट होते हैं जो कि किसी पर्सन के नाम पर तो नहीं होते पर एक पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे अगर मान के चलो आपने यहाँ पर वेजेस पे करनी थी 10th ऑफ मई को, ठीक है, पर अभी तक आपने यहाँ पर वेजेस नहीं पे किया और यहाँ पर 10th ऑफ जून जो है वो हो गई, एक महीना निकल गया। तो ये जो मई महीने की सैलरी थी, सॉरी अप्रैल महीने की जो सैलरी थी जो आपको मई में पे करनी थी, वो आउटस्टैंडिंग हो चुकी है। यानी कि आपने एक यहाँ पर अकाउंट ओपन किया, कौन सा अकाउंट ओपन किया, आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस यानी कि जो वेजेस अभी खड़ी हुई है आपको पेमेंट करनी है।
तो ये जो अकाउंट होगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होगा, क्योंकि ये जो अकाउंट है उन वर्कर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको आपको वेजेस पे करने हैं, और वर्कर कौन है, हमारे पर्संस हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ऐसा अकाउंट जो कि यहाँ पर कोई पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, पर हम उसको किसी पर्सन के नाम पर नहीं ओपन करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन सी होगा वो हमारा क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज दैट दी। यहाँ पर कौन सा हमारा नॉमिनल अकाउंट का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो नॉमिनल अकाउंट है क्या, उसका थोड़ा मतलब समझ लेते हैं। तो हमारे जो इम्पर्सनल होते हैं अकाउंट्स होते हैं, इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं हमारे रियल अकाउंट, एक होते हैं हमारे रियल अकाउंट, और एक होते हैं हमारे नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। रियल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो कि किसी एसेट के साथ रिलेटेड होते हैं, यानी कि आप जब किसी एसेट का अकाउंट ओपन करते हो, चाहे टेंजिबल है इंटेंजिबल है, तो वो हमारा रियल अकाउंट कहलाता है। जैसे अगर आपने मान लो मशीनरी का अकाउंट ओपन किया ताकि मशीनरी का सारा रिकॉर्ड रखा जा सके, तो ये जो मशीनरी अकाउंट है ये हमारा रियल अकाउंट कहलाएगा। उसके बाद अगर आपने किसी बिल्डिंग का अकाउंट ओपन किया है तो ये भी हमारा रियल अकाउंट कहलाएगा। अगर आपने गुडविल का अकाउंट ओपन करवाया हुआ है जो कि एक इंटेंजिबल एसेट है, तो ये भी हमारा रियल अकाउंट ही कहलाएगा। नॉमिनल अकाउंट बेसिकली हमारे यहाँ पर एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, लॉसेस और प्रॉफिट के साथ रिलेटेड होते हैं। जैसे अगर आपने किसी वेजेस का अकाउंट ओपन किया, ये क्या है, एक एक्सपेंस है, तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट कहलाएगा। उसके बाद अगर आपने सेल्स अकाउंट ओपन किया तो ये हमारी क्या है, रेवेन्यू है, तो ये भी हमारा नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा था कि नॉमिनल अकाउंट का एक फीचर कौन सा है, इसमें से पहला, आर कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। तो जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं उसका जो लास्ट में बैलेंस बच जाता है उसको हम नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड कर देते हैं, तो ये हमारा फीचर नहीं होता है। ये फीचर होता है हमारा रियल और पर्सनल अकाउंट का। रियल और पर्सनल अकाउंट के जो बैलेंसेस होता है उसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं अगले साल, ठीक है। उसके बाद है क्लोज टू जीरो एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड। तो ये हमारा फीचर होता है, जितने भी हमारे नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं जैसे ही हमारा अकाउंटिंग पीरियड खत्म होता है तो हमें इसे क्लोज करना होता है। क्लोज करने का मतलब इनका जो बैलेंस है उसे हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देना होता है, और हम इसको क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, यानी कि इसको जीरो कर देते हैं। नेक्स्ट ईयर हम इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। उसके बाद रिप्रेजेंट फिजिकल एसेट, तो ये हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि ये फिजिकल एसेट को नहीं, ये बेसिकली मनी से रिलेटेड चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरर ऑफ ओमिशन। इसमें से कौन सी हमारी एरर ऑफ ओमिशन है। सबसे पहले एरर, यहाँ पर एरर ऑफ ओमिशन है क्या, उसका मतलब समझ लेते हैं। तो देखो, जब हम अकाउंटिंग करते हैं, जब भी हम यहाँ पर अकाउंटिंग करते हैं तो हमसे कुछ एरर हो जाती है। क्या हो जाती है, कुछ गलतियां हो जाती है, कुछ एरर हो जाते हैं, जिससे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो नहीं अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो पाती, ठीक है। इन एरर में से ही एक टाइप की एरर होती है एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है। एरर ऑफ ओमिशन होता क्या है, तो देखो, जब आप किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते हो, जब आप किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते, चाहे कंप्लीटली रिकॉर्ड ना करो या फिर पार्शली रिकॉर्ड ना करो, तो वो हमारा एरर ऑफ ओमिशन कहलाता है। जैसे अगर एग्जांपल दूं, तो मान के चलो आपने यहाँ पर वेजेस पे किए थे 10,000 रुपीज के, ठीक है, और उसको आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कंप्लीटली ही रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एरर ऑफ ओमिशन। और कौन सा एरर ऑफ ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन, ठीक है। उसके बाद अगर मान के चलो आपने वेजेस पे किया, आपने वेजेस अकाउंट में उसकी एंट्री पास कर दी, पर कैश अकाउंट में उसकी एंट्री पास नहीं की, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये भी हमारा एरर ऑफ ओमिशन कहलाएगा। पर कौन सा एरर ऑफ ओमिशन कहलाएगा, पार्शियल ओमिशन कहलाएगा। कौन सा, पार्शियल ओमिशन, ठीक है। अब इसमें से कौन सी हमारी एरर ऑफ ओमिशन है, पहला देखो क्या है, रिकॉर्डिंग करेक्ट अमाउंट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द अकाउंट। आपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड तो की, अमाउंट भी करेक्ट थी, पर आपने रॉन्ग साइड एंट्री कर दी, तो ये गलत है। नेक्स्ट है फेलिंग टू रिकॉर्ड अ परचेज ऑफ इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट। आपने क्रेडिट पे इन्वेंट्री परचेज की थी पर आपने इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो ये हमारा बिल्कुल एरर ऑफ ओमिशन होता है। पोस्टिंग अ रॉन्ग अमाउंट बट ऑन द करेक्ट साइड, आपने रिकॉर्डिंग तो की पर रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्ड की और बाद में आपने इसको करेक्ट साइड में डाल दिया, तो ये भी गलत है, ये हमारा एरर ऑफ ओमिशन नहीं है। डेप्रिशिएटिंग एन एसेट ओवर द इनकरेक्ट यूजफुल लाइफ, यानी कि आपने यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया पर एसेट की जो लाइफ है वो यहाँ पर आपने गलत यूज की। जैसे लाइफ थी 5 साल, आपने 10 साल यूज किया और उसके हिसाब से आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की, तो ये भी हमारा नहीं होता है। तो ऑप्शन बी, फेलिंग टू रिकॉर्ड अ परचेज ऑफ इन्वेंट्री इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, एन एरर प्रिंसिपल अराइजेस व्हेन, ठीक है। तो ये भी हमारी एक टाइप है एरर की जो कि अकाउंटिंग करते वक्त होती है। अब ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है क्या, देखो, जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमें कुछ यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है, और उन रूल्स एंड रेगुलेशन को हम कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या फिर अकाउंटिंग
प्रिंसिपल। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारा एक इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल है कि जब भी आप यहाँ पर वेजेस पे करो तो हमेशा आपको वेजेस अकाउंट को डेबिट करना है और यहाँ पर कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है अगर कैश में आपने पेमेंट की है, ठीक है। पर आपने क्या किया जब आपने वेजेस पे किए तो जो हमारा वर्कर था, मान के चलो वर्कर का नाम राम था, तो आपने राम का पर्सनल अकाउंट यहाँ पर डेबिट कर दिया और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, एरर प्रिंसिपल, क्योंकि आपने एक इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया है, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है कि ट्रांजेक्शन इज इनकरेक्टली एंटर्ड इन द सब्सिडरी बुक, या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर नॉट फॉलोड इन रिकॉर्डिंग अ फाइनेंशियल इवेंट, there is a mathematical error in calculating account balances, a transaction is accidentally recorded in the wrong accounting period। तो हमारा जो ऑप्शन बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। जब हम यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते हैं किसी फाइनेंशियल इवेंट को रिकॉर्ड करते वक्त, तब यहाँ पर एरर प्रिंसिपल जो है वो अराइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, रिपोर्टिंग अ सैलरी पेमेंट ऑफ 25,000 as 52,000 while also understating the purchase of goods by 27,000 is an example। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर डिफिकल्ट है, इसको थोड़ा एग्जांपल के साथ यहाँ पर समझेंगे। तो इसका जो आंसर है वो मैं पहले आपको बता दूं, ऑप्शन डी कंपनसेटिंग एरर इज द करेक्ट आंसर। कंपनसेटिंग एरर क्या होता है, देखो ऐसी एरर जो कि किसी दूसरी एरर के जो इम्पैक्ट है उसको खत्म कर देती है। यानी कि देखो, जब हम कोई गलती करते हैं, जब कोई एरर करते हैं अकाउंटिंग के अंदर, तो उसका इम्पैक्ट हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ट्रायल बैलेंस के ऊपर पड़ता है, ठीक है। पर क्या हुआ कि आपने कोई गलती की, उसके बाद आपने एक और यहाँ पर गलती की जिससे पहली वाली जो गलती का इम्पैक्ट पड़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रायल बैलेंस के ऊपर, वो खत्म हो गया और जो एरर है वो छुप गई। तो वो हमारी कंपनसेटिंग एरर कहलाती है। जिसे आप देखोगे पहली गलती क्या हुई कि आपने यहाँ पर सैलरी पेमेंट की थी, कितने की थी, 25,000, पर आपने उसको रिकॉर्ड कर दिया कितना, 52,000, यानी कि 27,000 जो डेबिट बैलेंस है वो ज्यादा हो गया। आपने सैलरी पे की थी 25,000 की, पर आपने रिकॉर्ड कर दी 52,000, यानी कि 27,000 से डेबिट बैलेंस क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि सैलरी को जब हम पे करते हैं, सैलरी अकाउंट को डेबिट करते हैं, कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो टैली नहीं कर रहा है, क्योंकि डेबिट बैलेंस 27,000 से क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पर डेबिट बैलेंस 27,000 ज्यादा शो हो रहा है और क्रेडिट बैलेंस जो है वो कम शो हो रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, उसके बाद आपने यहाँ पर एक परचेज की थी जिसको आपने 27,000 कम यहाँ पर रिकॉर्ड किया। मान के चलो आपने परचेज यहाँ पर की थी 52,000 की, पर आपने इसको रिकॉर्ड कितने पे कर लिया, 25,000, यानी कि अब आपने डेबिट बैलेंस जो है वो 27,000 से कम कर दिया। तो जैसे ही आपने ये गलती की, तो जो डेबिट बैलेंस 27,000 इंक्रीज हो रहा था, वो यहाँ पर क्या हो गया, बैलेंस हो गया, खत्म हो गया। क्योंकि एक बार ये आपने 27,000 ज्यादा रिकॉर्ड किया, डेबिट बैलेंस इंक्रीज हो गया। एक बार ये आपने क्या किया कि आपने कम रिकॉर्ड कर लिया, तो जो डेबिट बैलेंस इंक्रीज हुआ था वो क्या हुआ, कंट्रोल में आ गया। तो आप देखोगे कि एक एरर ने दूसरी एरर को क्या कर दिया, यहाँ पर न्यूट्रलाइज कर दिया। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कंपनसेटिंग एरर कहलाएगा। उसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, में से कौन सी एरर हमारा ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले जो हमारी एक लास्ट लास्ट टाइप की जो एरर है वो रहेंगी, उसको डिस्कस कर लेते हैं, एरर ऑफ कमीशन। क्योंकि एरर ऑफ कमीशन के बारे में आपको पता लग गया, एरर ऑफ प्रिंसिपल के बारे में पता लग गया, कंपनसेटिंग एरर के बारे में पता लग गया। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है वो थोड़ा समझा दूं मैं आपको। देखो, जब आप किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड तो करते हो पर उसको गलत रिकॉर्ड कर लेते हो, तो वो हमारा एरर कमीशन कहलाता है। जैसे अगर आपने यहाँ पर वेजेस की पे की 10,000 रुपए की, आपने उसको रिकॉर्ड किया पर 8,000 से रिकॉर्ड कर दिया, तो ये जो एरर होगी वो हमारी एरर ऑफ कमीशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एरर ऑफ कमीशन कहलाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या था कि इसमें से कौन सी ऐसी एरर है जो कि ट्रायल बैलेंस के ऊपर इफेक्ट नहीं डालते, यानी कि अगर ये एरर हो भी जाती है तो इसका ट्रायल बैलेंस के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है, वो टैली ही रहता है और इसको हम इजिली फाइंड आउट भी नहीं कर पाते हैं। पहला, कंप्लीट ओमिशन, पार्शियल ओमिशन, एरर प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर। पहले अगर हम कंप्लीट ओमिशन की बात करें एग्जांपल लेकर, तो आपने यहाँ पर मान लो ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट बैलेंस है और जो क्रेडिट बैलेंस है वो इक्वल है 40,000, ठीक है। आपने यहाँ पर वेजेस पे किए कितने के, 10,000 रुपए के, ठीक है। और आपने इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं किया, तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में, नहीं पड़ेगा। तब उसका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस इक्वल ही होगा, ठीक है। उसके बाद है पार्शियल ओमिशन। आपने यहाँ पर 10,000 रुपए की वेजेस पे किए, आपने वेजेस अकाउंट में उसकी एंट्री कर दी पर कैश अकाउंट में नहीं की, यानी कि डेबिट बैलेंस 10,000 रुपए से ज्यादा हो गया, क्रेडिट बैलेंस नहीं हुआ। तो यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ा है और हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो टैली नहीं कर रहा है। क्रेडिट बैलेंस 40,000 है और जो डेबिट बैलेंस है
वो हमारा 50,000 है। ठीक है, उसके बाद है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल से भी ना ट्रायल बैलेंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। देखो आपने यहाँ पर वेजेस पे किए, ठीक है, आपने वेजेस अकाउंट को डेबिट करना था पर आपने राम का अकाउंट यहाँ पर डेबिट कर दिया, ठीक है, 10,000 रुपए से, और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। यहाँ पर आपने एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया, पर एक डेबिट और क्रेडिट दोनों हुआ, 10,000 से हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर इंक्रीज भी करूँ तो 10,000 डेबिट हुआ, 10,000 क्रेडिट हुआ, तो 50,000 ये इक्वल हो जाएगा, यानी कि ट्रायल बैलेंस के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। इम्पैक्ट ना पड़ने का मतलब कि ट्रायल बैलेंस हमारा टैली ही रहेगा, उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं आएगा। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल से भी यहाँ पर कोई चेंज नहीं आता है। और जो हमारा कंपनसेटिंग एरर है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कंपनसेटिंग एरर तो जो पहले भी एरर हुई होती है उसके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन बी होगा पार्शियल मिशन इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ और सिर्फ ये जो एरर होती है वो ट्रायल एंड बैलेंस के ऊपर इफेक्ट डालती है और इसको अनटैली जो है वो कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनल अकाउंट प्रिपरेशन। हम जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं, हमारे फाइनल अकाउंट बनाने के कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो कि फाइनल अकाउंट बनाने का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले फाइनल अकाउंट है क्या, थोड़ा उसके ऊपर डिस्कशन यहाँ पर कर लेते हैं ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ पाओ। तो हमारे जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं वो बेसिकली एंड ऑफ फिस्कल ईयर में बनाए जाते हैं, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग हम जो है अकाउंटिंग स्पेसिफाइड पीरियड के लिए करते हैं, जैसे एक साल के लिए। एक साल तक हम ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते रहते हैं, और जैसे एक साल पूरा हो जाता है तो उस ट्रांजेक्शन से हम उसकी समरी बनाते हैं और उससे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये जो फाइनल अकाउंट है तो बेसिकली अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन की समरी बनाने के लिए भी यूज जो है वो किया जाता है। ठीक है, और इसको एंड ऑफ फिस्कल ईयर में बनाया जाता है। अब ये जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं वो हमारे बिजनेस के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसे है, हम फाइनेंशियली स्ट्रांग है या वीक है, उसके बारे में बताते हैं। साथ के साथ हमारी जो एक साल के अंदर हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही है, हमने कितना अच्छा तरीके से परफॉर्म किया, उसके बारे में भी यहाँ पे जो है वो बताता है। और ये इन्फॉर्मेशन ऑनर्स मैनेजमेंट और अदर इंटरेस्टेड पार्टीज को दी जाती है। ठीक है, अब आप मीनिंग समझ चुके हो, अब फटाफट से क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं। तो कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, पहला टू डिटरमाइन द ट्रेंड इन सेल्स, यानी कि हमारी जो सेल्स है उसका ट्रेंड क्या रहेगा, फ्यूचर में सेल्स ज्यादा होगी कम होगी, उसको डिटरमाइन करने के लिए हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। या फिर टू डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन, या फिर टू एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर इंटरेस्टेड पार्टीज। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। सेल्स का ट्रेंड डिटरमाइन करने के लिए हम फाइनल अकाउंट नहीं प्रिपेयर करते, बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन करने के लिए, ताकि हम अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख सकें, फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए, ताकि हम जान सके कि इस समय हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। साथ ही साथ जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनको भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हम फाइनल अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनल अकाउंट, इसमें से कौन सा हमारा फाइनल अकाउंट नहीं है। ऑप्शन है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट। तो हमारा जो आंसर रहेगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ट्रायल बैलेंस हमारा यहाँ पर फाइनल अकाउंट नहीं होता है। अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो किसी भी बिजनेस फॉर्म की, कंपनी की तीन यहाँ पर फाइनल अकाउंट्स होते हैं, जिसमें से पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा होता है बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाया जाता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जानने के लिए कि हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यहाँ पर कैसी रही है। ठीक है, और जो हमारी बैलेंस शीट है उसको बनाया जाता है यहाँ पर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए कि हम फाइनेंशियली कितने यहाँ पर स्ट्रांग है या फिर कितने वीक है। अब ये है क्या, थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर बिजनेस की जितनी भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती है, जैसे कि सेल परचेज करना, रॉ मटेरियल को परचेज करना, प्रोडक्ट बनाकर सेल करना फाइनल गुड्स को, ठीक है, वो सारी चीजें हम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो है रिकॉर्ड करते हैं। जितने भी हमारे यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होते हैं, जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, उनकी एक समरी प्रिपेयर की जाती है और ट्रेडिंग अकाउंट से हमें मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या मिलता है यहाँ पर, ग्रॉस प्रॉफिट। जैसे हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाता है उसके बाद हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और ये हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम नेट प्रॉफिट एंड लॉस को जो है वो कैलकुलेट कर सके। उसके बाद है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बेसिकली हम बैलेंस शीट के अंदर हम अपनी एसेट और लायबिलिटीज को यहाँ पर शो करते हैं, जितनी भी हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज जो है वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें से कौन सी हमारी यहाँ पर स्टेटमेंट है जो कि एक्यूरेटली ट्रेडिंग अकाउंट को जो है डिस्क्राइब करती है। पहला, द ट्रेडिंग अकाउंट फोकस ऑन कंपनीज ट्रेडिंग एक्टिविटीज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम ट्रेडिंग एक्टिविटीज जो है वो शो करते हैं, खास करके परचेज और सेल ऑफ गुड्स।
इट समराइज कंपनीज रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें आप कंपनी के रेवेन्यू शो करते हैं जो कि सेल्स की फॉर्म में होते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड शो करते हैं, साथ ही साथ ग्रॉस प्रॉफिट भी यहाँ पे शो होता है या फिर ग्रॉस लॉस। The trading account provides insight into company's ability to generate revenue from its core business operation. ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ये पता लगता है कि कंपनी की एबिलिटी कैसी है अपने कोर बिजनेस ऑपरेशन से रेवेन्यू जनरेट करने की, ठीक है, यानी कि वो अच्छे तरीके से अपने कोर बिजनेस ऑपरेशन को परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है, उसके बारे में हमें पता लगता है। द ट्रेडिंग अकाउंट प्राइमली हाइलाइट्स कंपनीज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल गेन्स। तो ये हमारा जो है स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब नहीं करता, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यहाँ पर क्या मतलब है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। पहला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समराइजेस द एसेट लायबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये बैलेंस शीट है। द मेन पर्पस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज टू शो हाउ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि बैलेंस शीट का पर्पस होता है फाइनेंशियल पोजीशन को शो करना। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ट्रेडिंग अकाउंट के बाद में प्रिपेयर किया जाता है ताकि हम नेट प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट कर सके। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द स्टेटमेंट डिफाइंस कैश फ्लो। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि कैश फ्लो को यहाँ पर डिफाइन करती है। पहला देखो, प्रॉफिट अर्न बाय बिजनेस, वैल्यू ऑफ कंपनीज एसेट, आउटस्टैंडिंग अमाउंट ओवर टू क्रेडिटर्स, या फिर इनफ्लो आउटफ्लो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो भी इनफ्लो होता है बिजनेस के अंदर या फिर जो भी आउटफ्लो होता है उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, कैश फ्लो, ठीक है। अब आपको कैश का मतलब तो पता है, कैश इक्विवेलेंट क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। कैश इक्विवेलेंट बेसिकली ऐसी एसेट्स होती है जिसको हम कैश के तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे बेस्ट एग्जांपल है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में जो पैसा आपका पड़ा हुआ है उसको आप कैश के तरीके से यूज कर सकते हो। आपको जब भी कोई पेमेंट करनी हो तो आप बैंक अकाउंट से पेमेंट जो है वो कर सकते हो, पर ये कैश नहीं है, कैश इक्विवेलेंट है। साथ ही साथ हमारी जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती है, ऐसी सिक्योरिटी जो बहुत ज्यादा लिक्विड होती है, हम उसको कभी भी सेल करके पैसा जो है ले सकते हैं, तो वो भी हमारा कैश इक्विवेलेंट आता है, ठीक है। तो जब भी कैश फ्लो की बात की जाएगी तो कैश और कैश इक्विवेलेंट के बीच में जो इनफ्लो आउटफ्लो होता है वो हमारा कैश फ्लो जो है वो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश इज अ स्टेटमेंट दैट शोज द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट during a period and tells us the position of cash at the beginning and end of the that period, ठीक है। तो एक ऐसे स्टेटमेंट जिसके अंदर हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के जो इनफ्लोज होते हैं आउटफ्लोज होते हैं उनको शो करते हैं ताकि हमें पता लग सके कि बिगिनिंग में हमारे पास कितना कैश अवेलेबल था और पीरियड के एंड पे हमारे पास कितना यहाँ पर कैश अवेलेबल है, ठीक है, कितना बचा हुआ है और बीच में क्या चेंज आया है उसके बारे में हमें यहाँ पर पता लग सके। ऑप्शन ए, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। तो ऑप्शन सी द कैश फ्लो स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर। तो कैश फ्लो से हमें पता लगता है कि हमारी जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है उनकी मूवमेंट क्या है, कितना हमारे पास आ रहा है कैश है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और कितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारे पास से जा रहा है, ठीक है, उसके बारे में हमें यहाँ पर पता लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, विच ऑफ दिस इज अ कंपोनेंट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हमारे यहाँ पर जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है इसमें से कौन सा हमारा ऐसा कंपोनेंट है जो कि यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट का कंपोनेंट नहीं होता है। ऑप्शन है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। तो फटाफट से इसका आंसर बता दिए, इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कैश फ्लो फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ये हमारा कंपोनेंट नहीं होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के। हमारी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है वो बेसिकली यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। पहला, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब ये होता क्या है थोड़ा सा इसको यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है। पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब यहाँ पर कोर बिजनेस ऑपरेशन। कोर बिजनेस ऑपरेशन यानी कि हम जिस चीज का बिजनेस करते हैं उससे रिलेटेड जो ऑपरेशन है और उससे जो यहाँ पर कैश फ्लो जनरेट होता है वो हमारा यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहलाता है। जैसे एग्जांपल दूं तो मान के चलो आप कार बना के मार्केट में सेल करते हो, ठीक है। तो कार को बनाने से लेकर उसको सेल करने तक जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सारी की सारी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहलाती हैं। और इन एक्टिविटीज से जो भी कैश फ्लो होता है, चाहे इनफ्लो होता है चाहे आउटफ्लो होता है, वो हमारा इस हेड के अंदर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर जो है वो आता है। और ये हमारी प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज होती है।
यानी कि इन एक्टिविटीज से आपको सबसे ज्यादा जो है वो कमाई होती है। अब इस कौन कौन सी एक्टिविटीज हो सकती हैं, तो यहाँ पर पहला देखो क्या है, प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सर्विसेज। तो अगर आप मान लो प्रोडक्ट यहाँ पर बना लो, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए या फिर आपको कुछ सर्विसेज यहाँ पर चाहिए। तो इसके लिए आपको पैसा यहाँ पर पे करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा कैश आउटफ्लो हुआ जब हमारे पास से पैसा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद है सेल ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। आप सर्विसेज दे रहे हो, आप यहाँ पर गुड्स की सेल कर रहे हो, तो यहाँ पर पैसा आपके पास आएगा, कैश इनफ्लो होगा। वेजेस सैलरीज एंड अदर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, तो यहाँ पर से पैसा आपके पास जाएगा, ये कैश आउटफ्लो हुआ। रिसिप्ट फ्रॉम रिसीवर्स, तो कैश इनफ्लो हुआ। रॉयल्टीज, फीस, कमीशन, पेमेंट टू ट्रेड पेबल, तो ये सारे के सारे हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर ही आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ एसेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि अगर आपको प्रोडक्शन करनी है तो आपको यहाँ पर मशीन्स चाहिए, आपको यहाँ पर बिल्डिंग चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, बिल्डिंग चाहिए। और इन एसेट्स को खरीदने के लिए आपको क्या करनी पड़ती है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर बेसिकली सारी की सारी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज जो है वो आ जाती है। यानी कि जब आप यहाँ पर किसी भी लॉन्ग टर्म एसेट को परचेज करते हो या फिर सेल करते हो, तो वो एक्टिविटी हमारी कहाँ जाती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर जो है वो आ जाती है। और इससे जो भी कैश इनफ्लो आउटफ्लो होता है वो इसको हम इस हेड के अंदर शो करते हैं। कौन कौन सी एक्टिविटीज हो सकती है, सबसे पहले एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट। आपने फिक्स एसेट को परचेज किया है, जब परचेज करोगे तो क्या होगा, कैश आउटफ्लो होगा। सेल करोगे तो आपके पास कैश इनफ्लो होगा। आप सिक्योरिटीज को परचेज करोगे तो कैश आउटफ्लो हुआ, सेल करोगे तो कैश इनफ्लो होगा। लोन्स एंड एडवांसेस अगर आपने थर्ड पार्टी को एक्सटेंड किए तो कैश आउटफ्लो होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब देखो इन्वेस्टमेंट करने के लिए और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हमें चाहिए पैसा। क्या चाहिए, पैसा हमें चाहिए, यहाँ पर कैपिटल। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर बेसिकली हम लोग यहाँ पर पैसा इकट्ठा करते हैं, कैपिटल रेज करते हैं। कैसे रेज करते हैं, शेयर्स को इशू करके, या फिर डिवेंचर को इशू करके, या फिर हमारे यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स है उनको यहाँ पर इशू करके। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर कैपिटल रेज करते हो है ना, तो वो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब जब हम कैपिटल रेज करने की बात करते हैं तो उसके लिए आप शेयर्स इशू कर सकते हो, डिवेंचर इशू कर सकते हो, लोन ले सकते हो। अब जब आप एक बार कैपिटल ले लेते हो तो कई बार आपको पैसा वापस भी करना पड़ता है। जैसे कि आपने इक्विटी शेयर्स को बाय बैक कर लिया, रीपेमेंट कर दी बोरोविंग की, डिवेंचर की रीपेमेंट कर दी, या फिर आपने यहाँ पर डिविडेंड पे किया इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर, या फिर आपने यहाँ पर इंटरेस्ट की पेमेंट की। तो ये हमारा सारा का सारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर जो है वो आ जाता है। ठीक है, तो ये तीन हेड थे हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज नॉट रिपोर्टेड इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें से कौन सी ऐसी मूवमेंट है जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर रिपोर्ट नहीं की जाती। पहला, डिपॉजिट मेड इनटू बैंक अकाउंट, विड्रॉवल्स फ्रॉम बैंक अकाउंट, ट्रांजेक्शन विद मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑल ऑफ द इज द करेक्ट आंसर। ये सभी मूवमेंट जो है वो यहाँ पर रिपोर्ट नहीं किए जाते कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते। क्यों नहीं रिकॉर्ड करते, देखो ये जो मूवमेंट है ना वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बीच में ही हो रही है। जैसे अगर आप यहाँ पर बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाते हो तो आपके पास से कैश कम हो जाएगा। जैसे अगर आपके पास पहले 50,000 कैश था, बैंक अकाउंट में आपके यहाँ पर 30,000 था। ठीक है, आपने 10,000 रुपए डिपॉजिट करवा दिया बैंक अकाउंट में, तो कैश आपके पास 40,000 रह गया, बैंक अकाउंट का बैलेंस 40,000 आ गया। तो आप देखोगे कि ये जो ट्रांजेक्शन हुई है इससे हमारे कैश कैश इक्विवेलेंट में कोई चीज नहीं है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस यहाँ पर हमारा 80,000 ही है। तो जब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में किसी ट्रांजेक्शन की वजह से चेंज आ ही नहीं रहा, तो हम उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते ही नहीं है। ऐसे ही मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, अगर आप मार्केटेबल सिक्योरिटीज को सेल करते हो या फिर आप उसमें इन्वेस्ट करते हो, तब भी हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस जो है वो इक्वल ही रहेगा, उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं आएगा। ठीक है, एक जगह से कम हो जाएगा तो दूसरी जगह से बढ़ जाएगा, टोटल निकालोगे तो वो सेम ही निकल के आएगा। ठीक है, तो कैश है कैश इक्विवेलेंट में कोई चेंज ही नहीं आया तो हम इसको रिकॉर्ड करते ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द कैश बुक। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो कैश बुक के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है। पहले कैश बुक है क्या उसको समझ लो। कैश बुक एक तरह की सब्सिडरी बुक है। कैश बुक एक तरह की सब्सिडरी बुक है जिसके अंदर हम लोग कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है उसको पहली बार जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है ना कि कैश की जो ट्रांजेक्शन होती है वो बहुत सारी होती है, हर लगभग आप देखोगे हर दूसरे ट्रांजेक्शन में कैश इन्वॉल्व होता है। तो इस चीज को देखते हुए हम एक अलग से सब्सिडरी बुक यहाँ पर प्रिपेयर कर लेते हैं जहां पर हम कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन उसको रिकॉर्ड करते हैं ताकि हमें दोबारा से मेहनत ना करनी पड़े। अब ये जो हमारा कैश बुक होता है वो बेसिकली यहाँ पर लेजर अकाउंट के फॉर्मेट में यहाँ पर बनाया जाता है, इसीलिए ये एक जर्नल बुक के तरीके से भी काम करता है। यानी कि पहली बार आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो, साथ के साथ
ये एक अकाउंट के तरीके से भी यहाँ पर काम जो है वो करता है, एक लेजर के तरीके से भी काम जो है वो करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहला, कैश बुक इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री इन विच ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू कैश इन बैंक आर रिकॉर्डेड। ठीक है, तो कैश बुक बेसिकली एक प्राइम एंट्री बुक है। प्राइम एंट्री का मतलब कि पहली बार हम यहाँ पर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और इसमें कौन कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है, कैश एंड बैंक से रिलेटेड। उसके बाद कैश एंड बैंक कॉलम्स आर क्रिएटेड टू एंटर देयर रिस्पेक्टिव ट्रांजेक्शन। जो कैश एंड बैंक कॉलम्स है उनको अलग से क्रिएट किया जाता है, और कैश से रिलेटेड बैंक से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है उसको अलग अलग यहाँ पे शो किया जाता है। In a cash book, all the receipts are recorded in the debit side and all the payments are recorded in the credit side. तो जो हमारी कैश बुक होती है, जितनी भी रिसिप्ट होती है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड में, और जितनी भी हमारी पेमेंट्स होती है उसको रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड में। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। कैश बुक परफॉर्म द फंक्शन ऑफ बोथ। जो कैश बुक है वो सिर्फ और सिर्फ जर्नल का फंक्शन परफॉर्म करती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो कैश बुक है वो जर्नल प्लस लेजर दोनों की ही फंक्शन यहाँ पर परफॉर्म करती है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द परचेज बुक। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द परचेज बुक। तो परचेज बुक क्या है, पहले इसको डिस्कस कर लो। परचेज बुक भी एक तरह की सब्सिडरी बुक है। देखो, परचेजेस की भी ट्रांजेक्शन काफी ज्यादा होती है, तो इसीलिए हम इसके लिए भी एक सब्सिडरी बुक यहाँ पर प्रिपेयर कर लेते हैं, जिसके अंदर परचेजेस से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होती है उसको पहली बार जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है परचेज बुक इज सब्सिडरी बुक। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। इट रिकॉर्ड्स क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स इन इन विच फॉर्म ट्रेड इन। अब परचेज बुक की एक खासियत है कि इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज ही रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि क्रेडिट पे जो भी हमने सामान खरीदा है सिर्फ हम उसी को रिकॉर्ड करते हैं। जो कैश परचेज होते हैं उसको हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, उसके बाद कैश परचेज ऑफ गुड्स एंड परचेजेस ऑफ एनी एसेट आर नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। जितने भी कैश परचेजेस होती है गुड्स की, या फिर आपने कोई भी एसेट परचेज किया है, तो उसको हम परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। परचेज बुक इज आल्सो नोन एज इनवॉइस बुक एंड बोर्ड बुक। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो परचेज बुक के रिगार्डिंग बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वुड बी रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। इसमें से कौन सी ट्रांजेक्शन है जो कि सेल्स बुक के अंदर रिकॉर्ड होगी। सबसे पहले सेल्स बुक है क्या, उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सेल्स बुक परचेज बुक और कैश बुक के तरीके से एक सब्सिडरी बुक है, जिसके अंदर जितने भी क्रेडिट सेल्स होती है उसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल को ही रिकॉर्ड करते हैं। पहला, कैश सेल्स गुड्स टू अ कस्टमर। कैश सेल आपने अगर कस्टमर की से रिकॉर्ड करते हो, या फिर रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बाय कस्टमर। आपने क्रेडिट में सामान बेचा था, वो रिटर्न आ गया, उसको रिकॉर्ड करते हो। या फिर सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट टू अ कस्टमर। आपने गुड्स जो है वो क्रेडिट पे कस्टमर को सेल की, तो उसे रिकॉर्ड करते हो। या फिर पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर ऑफ क्रेडिट सेल। तो ऑप्शन सी, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट टू अ कस्टमर इज अ करेक्ट आंसर। जितनी भी हमारी क्रेडिट सेल्स होती है उसको हम सेल्स बुक में जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, XYZ Corporation has established a subsidiary called Tech Innovations dedicated to research and development in the technology sector. How would you classify the account of the subsidiary Tech Innovation in XYZ Corporation's accounting? तो जो XYZ कॉर्पोरेशन है इसने एक सब्सिडरी बनाई है जिसका नाम है टेक इनोवेशन इन। इसका जो काम है वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर। अब ये जो XYZ कॉर्पोरेशन है वो जब अपनी अकाउंटिंग करेगी, तो ये यहाँ पर इसको किस अकाउंट के तरीके से ट्रीट करेगी। पहला, ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट होगा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होगा, या फिर नॉमिनल अकाउंट होगा। तो आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन बी, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया है, इसके पास अपने कुछ राइट्स हैं। तो इस केस में हम इसको एक आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट के तरीके से ट्रीट जो है वो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बजट दैट फोकस ऑन डे टू डे ऑपरेशंस एंड एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। एक ऐसा बजट जो कि यहाँ पर बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस पे फोकस करता है, उसके साथ रिलेटेड होता है, और जितनी भी एक्टिविटीज है उसके साथ रिलेटेड होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कैपिटल बजट, ऑपरेटिंग बजट, कैश फ्लो बजट, या फिर मास्टर बजट। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट, ऑपरेटिंग बजट इज अ करेक्ट आंसर। तो ऑपरेटिंग बजट के अंदर हमारे डे टू डे बेसिस पे जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे सेल्स, परचेज हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, उसका यहाँ पर बजट जो है वो बनाया जाता है। यानी कि कितनी रेवेन्यू होगी, कितने एक्सपेंस किए जाएंगे, कितनी सेल्स की जाएंगी, कितनी परचेजेस की जाएंगी, उन सभी का बजट जो है ऑपरेटिंग बजट के अंदर जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, हमारा जो ऑपरेटिंग बजट होता है वो कई सारे बजटों से मिलकर यहाँ पर बना होता है, जैसे कि सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, हमारे यहाँ पर परचेजिंग बजट। ठीक है, इन सबको जब हम मिला देते हैं तब हमारा ऑपरेटिंग बजट जो है वो मिलता है।
इसलिए हम इसको सब बजट भी यहाँ पर कहते हैं, सब बजट ऑफ ऑपरेटिंग बजट। तो सब बजट ऑपरेटिंग बजट कौन कौन से हैं? पहला है सेल्स बजट। सेल्स बजट के ऊपर हम प्लान बनाते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं कि हमारी जो सेल्स रेवेन्यू होगी वो कितनी होगी, यानी कि आगे आने वाले साल के अंदर हमारी टोटल सेल यहाँ पर कितनी होगी। और ये जो एस्टिमेशन है वो हम प्रोडक्ट वाइज, रीजन वाइज, कस्टमर वाइज जो है वो बनाते हैं। उसके बाद आता है हमारा प्रोडक्शन बजट। क्या आता है हमारा यहाँ पर? प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट के अंदर हम बेसिकली कितने गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस करेंगे उसका यहाँ पर बजट बनाया जाता है, उसका एस्टिमेट जो है वो लगाया जाता है। ठीक है, इसके लिए हम लोग सेल्स प्रोटेक्शन करते हैं, इन्वेंट्री लेवल को चेक करते हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी को चेक करते हैं, और उसके बेहाफ पर हम डिसाइड करते हैं कि हम कितने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा परचेसिंग बजट। ठीक है, परचेसिंग बजट बेसिकली जो रॉ मटेरियल है उसके लिए बनाया जाता है कि हम फ्यूचर में हमें कितनी प्रोडक्शन यहाँ पर करनी है और उसके लिए हमें कितनी यहाँ पर क्वांटिटी में सॉरी क्वांटिटी में रॉ मटेरियल की जरूरत है। ठीक है, और उसकी कॉस्ट कितनी आएगी उसकी हम बजट जो है वो बनाते हैं। इसके लिए हम प्रोडक्शन प्लान को कंसीडर करते हैं, इन्वेंट्री लेवल को कंसीडर करते हैं, और जो लीड टाइम है वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसे भी हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट। तो इसके अंदर बेसिकली हम लोग आगे चलकर जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी प्रोडक्ट डिजाइन है, प्रोटोटाइपिंग है, टेस्टिंग है, उसके ऊपर हम कितना खर्च करने वाले हैं, यानी कि हम कितनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने वाले हैं, कितना पैसा उसके ऊपर खर्च करने वाले हैं, उसका एक बजट जो है वो बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कैश बजट? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द कैश बजट? तो कैश बजट है क्या, उसका थोड़ा यहाँ पर मतलब समझा दूं। कैश बजट बेसिकली एक तरह का डॉक्यूमेंट है या फिर फाइनेंशियल प्लान है, जिसके अंदर हम एस्टिमेट लगाते हैं कि फ्यूचर में हमें कितना कैश इनफ्लो होगा, कितना कैश आउटफ्लो होगा, जिसके बिहार पर हम देख सकते हैं कि हमें कितनी और कैश की यहाँ पर जो है रिक्वायरमेंट होने वाली है फ्यूचर के अंदर, जिसके बाद हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या है? इट हेल्प्स इंडिविजुअल एंड बिजनेस टू मैनेज देयर कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जब आपको आप एस्टिमेट लगाते हो कि कैश इनफ्लोज कितने होंगे, कैश आउटफ्लोज कितने होंगे, तो आप उसको प्रॉपर्ली यहाँ पर मैनेज कर पाते हो। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड प्रोजेक्शन ऑफ एंटीसिपेटेड कैश रिसीव्स एंड पेमेंट्स। तो ये ना एक डिटेल्ड प्रोजेक्शन आपको प्रोवाइड करते हैं कि फ्यूचर में आपको कितनी कैश रिसिप्ट्स होने वाली है, कितनी यहाँ पर कैश पेमेंट्स होने वाली है। It allows organizations to estimate their future cash position and make informed decision। ये ऑर्गेनाइजेशन को अलाउ करती है कि वो फ्यूचर में अपनी कैश पोजीशन जो है वो चेक कर सके, साथ ही साथ यहाँ पर इन्फॉर्म डिसीजंस भी ले पाए उसके यहाँ पर। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सारी की सारी जो स्टेटमेंट है वो कैश बजट के रिगार्डिंग बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डैश कंसोलिडेट ऑल द इंडिविजुअल बजट्स इंक्लूडिंग द ऑपरेटिंग बजट, कैपिटल बजट, कैश बजट इनटू अ कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान। ठीक है, तो जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट बजट है, जैसे ऑपरेटिंग बजट है, कैपिटल बजट है, कैश बजट है, जब हम उसको कंसोलिडेट करके एक सिंगल बजट बनाते हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं, तो वो बजट हमारा क्या कहलाता है? ऑप्शन है कैश बजट, कैपिटल बजट, मास्टर बजट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन सी मास्टर बजट इज द करेक्ट आंसर। तो ये ओवरऑल हमारा बजट होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फ्यूचर में उसके साथ क्या यहाँ पर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिप्रेजेंट अ फंक्शन ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम? इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर बजटरी कंट्रोल सिस्टम के फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है? पहले बजटरी कंट्रोल सिस्टम है क्या उसको समझ लेते हैं। तो बजटरी कंट्रोल सिस्टम एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो यहाँ पर फाइनेंशियल एक्टिविटीज के रिगार्डिंग प्लान बनाती है, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाती है और अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को कंट्रोल भी करती है। बजटरी कंट्रोल सिस्टम के अंदर हम बेसिकली हमारे जो एक्चुअल रिजल्ट्स होते हैं उसको बजटेड टारगेट्स के साथ कंपेयर करते हैं, ताकि हम यहाँ पर डेविएशन फाइंड आउट कर पाए, उसके रीजंस फाइंड आउट कर पाए, और रीजंस को दूर करके डेविएशंस को भी दूर कर पाए। ठीक है, ताकि हमारे जो फाइनेंशियल गोल्स हैं वो यहाँ पर अचीव हो सके। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले बजट बनाते हैं, यानी कि जो बजट है उसको सेट करते हैं, फिर जो परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर करते हैं कि बजटेड टारगेट के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस है कि नहीं। उसके बाद हमारे जो वेरियांस है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसको ठीक करने के लिए एक्शंस भी लेते हैं, ताकि हमारे जो फाइनेंशियल गोल्स है वो अचीव हो सके। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं प्रोसेस की। जो हमारी बजटिंग कंट्रोल सिस्टम है उसका यहाँ पर प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें बजट को प्रिपेयर करना है। क्या करना है? बजट को प्रिपेयर करना है, यानी कि हमें कितना खर्चा करना है, कितना हमें रेवेन्यू होगा, सेल्स कितनी करनी है, परचेज कितनी करनी है। उसके बाद इस बजट को कम्युनिकेट करना है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, टॉप अथॉरिटी को भी और लोअर अथॉरिटी को भी। फिर हमें रिजल्ट्स क्या मेजर करने हैं कि यानी कि जब हमने बजट बना लिया, जब एक्चुअल में हमने काम किया तो एक्चुअल रिजल्ट्स क्या रहे।
फिर ये जो रिजल्ट्स हमने फाइंड आउट किए इसे हमें कंपेयर करना है ताकि जो डेविएशंस हैं उनका हम यहाँ पर एनालिसिस जो है वो कर सके। साथ के साथ ये जो रिजल्ट्स हैं, जो भी डेविएशंस हमें यहाँ पर मिले हैं उनकी यहाँ पर रिपोर्टिंग भी करनी है और करेक्टिव एक्शंस भी यहाँ पर लेने हैं। ठीक है, और हमारा अगर किसी भी तरह का चेंज करने की रिक्वायरमेंट है तो हम यहाँ पर बजट को रिवाइज भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दीज इज एन एडवांटेजेस ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम। तो इसमें से कौन सा हमारे यहाँ पर एडवांटेजेस होता है बजटरी कंट्रोल सिस्टम का। पहला है द बजट एक्सपेंसेस ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, द बजट एक्सप्रेसेस ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड प्रायोरिटीज। ठीक है, तो जो हमारा बजटरी कंट्रोल सिस्टम होता है वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, जो प्रायोरिटीज हैं, उनको यहाँ पर एक्सप्रेस करता है। देखो, बजट के अंदर हम यहाँ पर क्या करते हैं, फाइनेंशियल गोल स्टैब्लिश करते हैं कि हमें यहाँ पर पर्टिकुलर सेल का जो टारगेट है वो अचीव करना है, हमें जो परचेज है वो इस लिमिट में करनी है, जो कॉस्ट है मटेरियल की उसे कम से कम करना है। तो ये सारी जो गोल्स है, प्रायोरिटीज है, वो हम बजट के अंदर शो करते हैं ताकि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं उन्हें पता हो सके कि हमें करना क्या है। ठीक है, हमारे क्या गोल्स हैं, हम उसको कैसे अचीव करेंगे। उसके बाद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज अचीव थ्रू बजटिंग। ठीक है, तो जब हम बजटिंग करते हैं ना तो हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं जो कि लिमिटेड होते हैं उनका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाते हैं, क्योंकि देखो हमें पता है कि हमारा टारगेट क्या है, उस टारगेट को अचीव करने के बाद लिए हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं। ठीक है, तो हम उस टारगेट के हिसाब से उस रिसोर्सेज को यूज करते हैं जिससे हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाते हैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज की। जो बजटिंग है वो बेसिकली यहाँ पर कोऑर्डिनेशन प्रमोट करते हैं डिफरेंट फंक्शनैलिटीज के अंदर। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद बजटरी कंट्रोल मे बी परसीव्ड एज लिमिटिंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन बाय सम इंडिविजुअल। तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है, पर ये हमारा एडवांटेज नहीं है, ये हमारा डिसएडवांटेज है बजटरी कंट्रोल सिस्टम का। जब हम बजट्स वगैरह बनाते हैं ना तो जो क्रिएटिविटी होती है उसको हम खत्म कर देते हैं। क्रिएटिविटी के अंदर क्या होता है, क्रिएटिविटी के अंदर अगर हमारे दिमाग में कोई चीज आई है तो हम उसको टेस्ट करते हैं, जिसमें खर्च भी होता है, टाइम भी वेस्ट होता है। तो पहले से ही अगर आपके पास बजट बना हुआ है, आपके पास रिसोर्सेज इतने हैं, इतना टारगेट आपको अचीव करना है, तो आप क्रिएटिव चीज करते ही नहीं हो। आपको जो चीज मिली है आप उसको करते रहते हो और अपना काम खत्म जो है वो करते हो। ठीक है, तो अगर आप बजटरी कंट्रोल का यूज करते हो तो उससे जो क्रिएटिविटी है वो किसी ना किसी हद तक जो है वो खत्म हो जाते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, तो अगर एडवांटेजेस है मिलिट्री कंट्रोल सिस्टम के तो यहाँ पर कुछ नुकसान भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एएफएम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, जैसे कि बजटरी कंट्रोल सिस्टम हमारा क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर क्या होता है, कैसे काम करता है, कितने हेड्स में डिवाइडेड होता है। साथ के साथ हमने यहाँ पर मेंटेनेंस ऑफ सब्सिडरी बुक के भी कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप फटाफट से यहाँ पर चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया है तो आप यहाँ पर मैसेज करके बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, और अगर आप सिस्टमैटिक वे में एएफएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो ताकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर एएफएम सब्जेक्ट का पेपर का जो एएफएम जो पेपर है वो क्लियर हो जाए, तो हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, जिसके अंदर हम क्वेश्चन वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन वीडियोस के अंदर पूरा का पूरा जो सिलेबस होता है वो क्वेश्चंस की फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिससे एक तो आपकी प्रैक्टिस भी होती है, दूसरा कि आपकी प्रिपरेशन भी हो जाती है, क्योंकि इसमें हम लोग जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको भी डिस्कस करते हैं डिटेल में। साथ ही साथ हम आपको मॉक टेस्ट और मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप एक बार वीडियोस देखने के बाद आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और जो लाइव क्लासेस होती है हमारी वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती है, जिससे आपको जब भी टाइम मिले तब आप अपनी कंफर्ट के हिसाब से वीडियोस को गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे कोर्सेज बहुत ही इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईबीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और अगर आप एक आईओएस यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से। वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम्स रिलेटेड, क्लासेस रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल में मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। इसका लिंक आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी सेशन का बेनिफिट ले सके। ठीक है, और साथ के साथ जो नोटिफिकेशन आइकन है चैनल का उसे भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको नई वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर मिलते रहे। ठीक है, मैं आपके लिए पूरी सीरीज जो है वो लेकर आता रहूंगा, आईएफएस का भी और एएफएम का भी, जिसके अंदर हम लोग
रैंडम क्वेश्चन यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसको हम डिस्कस करेंगे, साथ के साथ उसके रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आपने इस सीरीज को यहाँ पर शुरू से लेकर एंड तक फॉलो करना है, जो वीडियोस हैं उनको अच्छी तरीके से यहाँ पर गो थ्रू करना है, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बेहतर तरीके से हो सके और फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आपका एग्जाम जो है वो क्लियर हो गया। साथ ही साथ आपको वीडियो कैसी लगी आज की, कमेंट करके यहाँ पर जरूर जो है वो बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।